everyone. This is Govind sir. Welcome back to lecture number 10, continuation of electromagnetic induction chapter. Today we are going to discuss about AC generator. वैसे AC generator के दो और नाम है, एक होता है AC dynamo और you can say alternator. बट ना हमको एग्जाम में AC जनरेटर करके ही पूछेगा, या क्वेश्चन में एक थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है. वो वेरिएशन क्या होगा वो बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आई विल टेल यू कि क्वेश्चन को दूसरे फ्रेम में कैसे पूछ सकते हैं. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब हम ना एसी जनरेटर की बात करते हैं तो देखो आपको ये पता है कि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट में किया था कि वायर है, कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. दैट्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब जो दूसरा पॉइंट है वो है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में स्टडी करा था, मतलब इसी चैप्टर में, कि अगर ना कोई क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट, तो क्लोज सर्किट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करेगा. तो हमारा जो मेन टास्क है ना उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हमें क्या करना है, किसी क्लोज सर्किट के ऊपर क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना है, चेंज करना है. तो अब ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कैसे करेंगे. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए आपको ना क्या करना, वर्क करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी. आपको क्या करना ना, ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है ना, इस फ्रेम को आपको रोटेट करना. जो एबीसीडी फ्रेम है ना, इसको आपको रोटेट करना है. ये जो कॉइल है, एबीसीडी फ्रेम है या एबीसीडी जो कॉइल है, उसको आपको रोटेट करना. तो रोटेट करने के लिए यू विल डू मैकेनिकल, सो मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी यू नीड टू प्रोवाइड. तो इसमें क्या होगा ना, मैकेनिकल जो एनर्जी है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. आपने इसको मैकेनिकली क्या करोगे, रोटेट करोगे, जिससे उसको फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स क्यों चेंज होगा हम उस पॉइंट में भी आएंगे. तो फ्लक्स चेंज होगा बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इंड्यूस ईएमएफ विल इंड्यूस करंट. सो हमको क्या मिलेगा कि अब जो है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. तो ये क्या है, जो एसी जनरेटर होता है ना, ये एक हिसाब से देखा तो मशीन है. सो एसी जनरेटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which converts mechanical energy into electrical energy. ठीक है. अब जो दूसरा पॉइंट है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो देखो वन वर्ड में अगर मैं ना प्रिंसिपल की बात करूं, इन वन वर्ड इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस वन, तो इसका प्रिंसिपल तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ठीक है. बट क्या होता है कि एग्जाम में आप ना वन वर्ड लिखोगे तो शायद होता है एक्सेप्ट में नहीं हो. तो इसमें आपको बताना है कि देखो अब मैंने जैसे बताया इसके अंदर ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब आप कॉइल को रोटेट करोगे. तो आपको बताना ना, व्हेन अ कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड. देखो ये ना मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल हो गया एंड दिस व्हाट, साउथ पोल. सो व्हेन कॉइल रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हमने मैग्नेट को पोल पीसेस को ऐसा अरेंज किया है कि मैग्नेटिक फील्ड in between should be uniform. So when coil rotates in uniform magnetic field, ठीक है, and such that ये दो ये coil का axis है, such that the axis of coil is perpendicular to the magnetic field. ठीक है, जो coil का axis of magnetic field को perpendicular होना चाहिए. तो आप एक हिसाब से ऐसे भी ले लो कि suppose that if you are considering a condition जिसमें ना यहाँ पे नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, तो मैग्नेट फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है. आप इसको रेक्टेंगुलर फ्रेम आप कंसिडर कर लो, ये आपका कॉइल है. अब ये कॉइल रोटेट हो रहा है, तो ये कॉइल का एक्सिस होगा ना, जो ये पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पे जो उसका सेंटर से लाइन पास होगी वो होगा उसका एक्सिस. तो एक्सिस ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में एक्सिस होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. तो आपको क्या बताना है, व्हेन अ कॉइल रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द एक्सिस ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द कॉइल चेंजेस, जो कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा. एज अ रिजल्ट ईएमएफ इंड्यूस व्हिच विल इंड्यूस करंट. अब क्वेश्चन देखिए ना, फ्लक्स क्यों चेंज होगा. तो फ्लक्स चेंज होने का स्टोरी हमको पता है कि फ्लक्स का क्या है फॉर्मूला, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा. तो एक होता है थीटा चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा. दूसरा क्या है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इनमें से कोई भी, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया या एंगल कोई भी आप क्वांटिटी चेंज करो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, जो एरिया है ना इस फ्रेम का एरिया भी फिक्स होगा. तो क्या चेंज होगा ना, जो एंगल होगा वो चेंज होगा. तो अब अगर इमेजिन करो ना, मैं यहाँ पे अगर इमेजिन करो नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करेक्ट, मुझसे अवे होगा. अब कॉइल ऐसे है, तो कॉइल का क्या होता है ना, कॉइल के ऊपर आपको ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना उसके फ्रेम पे. सो ये उसका डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का. अब कॉइल अगर मान लो ना ऐसे होता, अगर कॉइल ऐसे होता, इन बिगिनिंग कॉइल इज लाइक दिस,
तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कॉइल का जो एरिया वेक्टर वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया। अब क्या हो गया, कॉइल ऐसे टर्न हो गया, कॉइल विल टर्न 90 डिग्री से आप टर्न करा दो। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां से तो यहां की तरफ होगा, बट एरिया वेक्टर का होगा डाउन होगा, कितना एंगल होगा 90। अब आप यहां पे ऐसे ले लो कॉइल को, तो कॉइल का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन होगा, कितना होगा 180 हो गया। अब कॉइल को आपने ऐसे ले लिया, व्हेन यू आर टेकिंग कॉइल लाइक दिस, तो अभी क्या होगा, ये ऐसे हो गया और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, बराबर, एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में। तो वैसे का पूरे रोटेशन के हिसाब से होगा तो 270 और यू कैन से 90 डिग्री वापस से अपनी जगह पे चला गया। तो यू कैन सी जब कॉइल रोटेट होगा ना तो एंगल क्या होगा, चेंज होगा। सो व्हेन द एंगल इज चेंजिंग, क्या होगा, जो फ्लक्स की वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वापस से मैंने प्रिंसिपल की बात फिर से रिपीट कर देता हूं। जो प्रिंसिपल यहां पे कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द प्रिंसिपल फॉर दिस इलेक्ट्रो एसी जनरेटर। सो उसमें आपको बताना है, व्हेन कॉइल रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड such that the axis of coil is perpendicular to magnetic field, so magnetic flux over the coil changes। जब ऐसा कंडीशन होगा ना, जब उसका एक्सिस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, तभी उस केस में रोटेशन के टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, उसका एंगल चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ठीक है, which induces EMF, as a result current will induce in the circuit। सो अब यहां पे ना ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ होगा, जो थीटा है वो एंगल बिटवीन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो ये है बेसिक कंडीशन कि आपका एसी जनरेटर क्या होता है और एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम आ जाते हैं ना कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में आप दिख रहा है ना, ये जो आपको एबीसीडी जो दिख रहा है फ्रेम, तो एबीसीडी फ्रेम को बोलते हैं आर्मेचर बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द आर्मेचर। सो ये जो एबीसीडी फ्रेम होता है ये होता है आर्मेचर होता है। अब ये आर्मेचर क्या होता है उस पॉइंट को भी हम समझ लेते हैं। तो आर्मेचर होता है ना, ये देखो, ये जैसे ये फ्रेम है। पहले आर्मेचर को समझाने से पहले मैं एक सिंपल सा टर्म बता देता हूं। मैं देखो, हमारा मेन टास्क क्या है ना, इस केस में अगर आपको ना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए जनरेट करके, तो ये जो आप कॉइल लोगे उस कॉइल के ऊपर ज्यादातर ना मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होना चाहिए। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो ना मैग्नेट्स आपने लिया है, ये मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं और ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट कब यूज करोगे और आप ना इलेक्ट्रोमैग्नेट कब यूज करोगे। तो मान लो क्या कहोगे, एसी जनरेटर का पावर लो है, लो पावर का एसी जनरेटर है, इफ इट्स अ लो पावर का एसी जनरेटर, तो आप क्या करोगे, परमानेंट मैग्नेट भी यूज करोगे तो भी चल जाएगा। बट इफ यू आर हैविंग अ हाई पावर एसी जनरेटर, मतलब एसी जनरेटर का पावर बहुत ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना पड़ेगा। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जितना चाहो उतना क्रिएट कर सकते हो बाय फ्लोइंग द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ करंट। जो भी रहेगा ना, एक्सटर्नल करंट फ्लो करके आप जितना ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कब यूज करेंगे, व्हेन यू आर हैविंग अ हाई पावर एसी जनरेटर, और परमानेंट मैग्नेट कब यूज करेंगे, व्हेन यू वांट टू हैव अ लो, और व्हेन यू आर हैविंग अ लो पावर एसी जनरेटर। ये जो समझने के हिसाब से, वैसे आप अगर नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा। तो अभी आर्मेचर क्या होता है, तो जैसा मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि आप अगर हाई पावर कंसिडर करते हो, तो हमारा क्या क्राइटेरिया कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। हो सकता है ना भले इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, ये साइड में नॉर्थ बना है, साइड में साउथ बना है, और मैग्नेटिक फील्ड है इन बिटवीन, ठीक है। सो हो सकता है कि ना आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज किया होगा, बट ना जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो आप चाहते हो ना कि रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़े, तो हम क्या करते हैं ना, एक फ्रेम लेते हैं, है ना, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं। किसका रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा, वो रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन का एक फ्रेम होगा, वो फ्रेम के ऊपर हमने क्या किया ना, n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइलिंग कर दी है। और कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम, इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज करते हैं। सो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स आर हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस सॉफ्ट आयरन फ्रेम। इस सॉफ्ट आयरन फ्रेम के ऊपर ना n नंबर ऑफ टर्न्स होगा। तो जो सॉफ्ट आयरन फ्रेम पे पुट करने का मतलब क्या होगा कि जब ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड या परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जब वो ना सॉफ्ट आयरन पे इंसिडेंट होगा, तो सॉफ्ट आयरन विल आल्सो गेट मैग्नेटिज्म। सो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो भी मैग्नेटिज्म बिहेव करेगा। उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके डायरेक्शन में होगा। तो जो स्ट्रेंथ होगा ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होगा किस पे इंसिडेंट होगा, वो जो आपके पास ना आर्मेचर है उसके ऊपर इंसिडेंट होगा। आर्मेचर और इन द सेंस कॉइल के ऊपर जो है उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा हो गया तो हो सकता है हमको ना ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिले। तो अब ये आर्मेचर का हम बता रहे थे, तो आर्मेचर क्या होगा, आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ n number of turns of insulated copper wire and that is wound on what, soft iron frame, ठीक है। तो अब यहां मेंशन कर दो कि आर्मेचर क्या होता है। सो ये क्या है, n turns of insulated copper wire wound on
सॉफ्ट आयरन फ्रेम। अब क्वेश्चन ये ना, सॉफ्ट आयरन फ्रेम का क्या यूज होता है? तो सॉफ्ट आयरन फ्रेम का ना दो यूज होता है। एक तो होता है ये क्या करेगा, कॉइल को सपोर्ट देगा। जो दूसरा यूज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अभी आर्मेचर के बाद क्या होता है, अब जो अगला पॉइंट है, तो ये जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर में आप देखो ना, यहाँ पे मैंने ए बी ये साइड्स है और ये सी डी साइड्स है। मैंने यहाँ पे को पहले से ही करके रखा हुआ है। तो ये जो सीडी वाला साइड है, सीडी वाला साइड यहाँ से देखो, ये पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ सेंटर से एक्सिस से लेके ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो सीडी वाला साइड है, उसका जो एंड है ना, उसका जो एंड है वो किसको कनेक्टेड है, यहाँ पे एक ना, ये आपको सिलेंड्रिकल टाइप में दिख रहा होगा, इसको कनेक्टेड है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिंग, है ना। और वैसे ही अगर आप देखोगे आर्मेचर का जो ना एबी वाला जो साइड है, यहाँ एक्सिस से लेके, है ना, ये जो एबी वाला पार्ट है, ये मैंने बोल दिया राइट साइड आर्मेचर का पार्ट है। जो इसका एंड है ना, इसका एंड ही होगा, ये इसका एंड है। जो इसका एंड है ना वो किसको कनेक्टेड है, वो एक दूसरे सिलिंड्रिकल टाइप सिस्टम को कनेक्टेड है, विच इज अगेन द रिंग R2। तो ये जो है ना, ये आपका क्या है, रिंग R1 है, एंड दिस इज व्हाट रिंग R2। इनको हम क्या मेंशन करेंगे, इनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। सो R1 और R2 आर स्लिप रिंग्स। अब एक और चीज आप इसमें नोटिस करोगे तो होता है ऐसा ना, देखो अभी पैटर्न यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि जो रिंग होता है ना, रिंग्स आर फिक्स्ड और सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ अ शाफ्ट। एक शाफ्ट मतलब फ्रेम है, वो फ्रेम के ऊपर रिंग को फिक्स कर दिया है, और वो जो फ्रेम होता है ना, वो फ्रेम किसको कनेक्टेड है, आर्मेचर को कनेक्टेड है। तो एंड्स ऑफ द आर्मेचर को कनेक्टेड है। तो अब इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर सीना, अगर आर्मेचर का जो साइड्स अगर रोटेट होगा या मूव होगा, शिफ्ट होगा, तो ये जो रिंग होगा ना, वो भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जो सीधी साइड है आर्मेचर का सीधी साइड, जो उसका एंड है, वो रिंग R1 को कनेक्टेड है। तो व्हेन रिंग R1 विल मूव, तो देन CD हैज टू मूव। इज दैट क्लियर? और जो दूसरा पॉइंट है, जो रिंग R2 है, इट इज कनेक्टेड टू दिस AB साइड ऑफ द आर्मेचर, ठीक है, और उसके एंड को कनेक्टेड है। तो अगर मान लो कि ना ये रिंग R2 रोटेट होगा, तो देन आर्मेचर AB विल आल्सो रोटेट, या आर्मेचर रोटेट होगा तो रिंग्स भी रोटेट होंगे। ये फिक्स है। अब यहां पे क्या होता है, ये रिंग्स के अंदर, ये रिंग के अंदर से ये दूसरा वाला गया हुआ है, जो AB वाला वायर का एंड है ना, दैट इज पास थ्रू दिस रिंग R1 और यहाँ पे। तो जो रिंग R1 है और जो आर्मेचर AB का जो पार्ट है, वो कांटेक्ट में नहीं है, वो उसके अंदर से पास हुआ रहेगा। हो सकता है उसके बाहर से भी पास हुआ रहे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कि अगर ऐसे समझो कि ये अगर आप कंसिडर करो, दिस इज द बेसिकली यू कैन कंसिडर कि ये आपका ना पहला स्लिप रिंग है। तो हो सकता है कि जो AB वाला जो एंड का वायर है, ऐसे बाहर से हो, और फिर यहां पे क्या होगा, यहां से बाहर से हो, और ये फिर बाद में यहां पे इसको ऐसे कनेक्टेड हो, करेक्ट ऐसे। या हो सकता है वो पर्टिकुलर पार्ट ऐसे अंदर से कनेक्टेड हो, फिर उसके ऊपर ना हमने क्या किया, स्लिप रिंग जो सेकेंड है उसको फिक्स कर दिया R2 को। बट क्या होता है कि जब ये रोटेट होगा, इसके रोटेशन का मतलब इसका, ये वायर का ये स्लिप रिंग से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। समझ आ रहा? जो AB जो सेगमेंट है, जो AB वाला जो साइड है, वो स्लिप रिंग R2 को कनेक्टेड है, वो R1 से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो वो ना इंडिपेंडेंटली क्या होता है, रोटेट हो सकते हैं। मतलब ये जब ये AB मूव करेगा तो रिंग R2 पे इफेक्ट दिखेगा। एक्चुअली क्या पूरा सिस्टम ही कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो, जब AB मूव होगा तो CD मूव होगा, तो R1 R2 भी मूव होंगे। बट आपको समझना इतना पार्ट है कि जो CD वाला पार्ट है वो R1 को कनेक्टेड है, और जो AB वाला पार्ट है दैट इज कनेक्टेड टू R2। इस पे मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो ये है कि अब इनको हमने ना कनेक्ट कर दिया है नए कंपोनेंट के साथ में। तो वो जो नया कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं ना कार्बन ब्रशेस, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे कार्बन ब्रशेस होते हैं, उनको ना ये यहाँ पे कार्बन ब्रशेस के कॉन्टेक्ट में रख देते हैं उनको। ये हो गए कार्बन ब्रशेस, ठीक है, ये कार्बन ब्रशेस हो गए। तो कार्बन ब्रशेस को अगर आपको लेना है तो उसको आप B1 ले लो, दिस इज B1 एंड दिस कार्बन ब्रश इज कॉल्ड द B2। अब ये कार्बन ब्रश हो गए ना, इनको आपने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में। इसको आपने लोड रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो। यही वो डिवाइस है जो हमारा फंक्शन करेगा। जैसा हो सकता है जिस डिवाइस को मैं ऑपरेट करना वो R हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो अब इसमें क्या करना है, हमको ना चीजों का समझना है कि अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है तो ये किस तरह से फंक्शन करता है, मतलब हाउ आर वी गोइंग टू गेट करंट, वो पॉइंट को देख लो। तो ये बोलेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल विल गिव यू आइडिया कि कैसे आपको करंट मिलेगा और कौन से डायरेक्शन में मिलेगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्यों यूज कर रहे हैं हम? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमारे पास ना डायरेक्शन ऑफ मोशन भी मिल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर में कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वो हमें पता चलेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, FBI। FBI तो आपको पता ही है,
सो एफबीआई में क्या होगा, ये फोर्स हो गया, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आई का मतलब करंट हो गया, तो एफबीआई करके आप याद कर लो, बराबर। अब जो यहां पे पॉइंट है, ये बोले ना आप इसको ना रोटेट करो, आपको रोटेट करना है अभी। तो रोटेट कैसे करोगे, तो ये बोले इसको रोटेट करो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यू रोटेट इट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अब ये पॉइंट को आप समझ लो इस तरीके से कि जब आप रोटेट कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में ना समझो कि ये जो अब यहां पे देखो, ये जो है ना मैंने ऐसे ले लिया कि ये बी और ये ए हो गया ना इस फ्रेम के हिसाब से, तो मतलब ये ए बी फिर ये सी डी एस हो गया, ए बी सी डी। तो पहले ए बी पार्ट ऊपर है, फिर बोले जब आपने क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, मतलब हो सकता है आपने एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू आपने क्लॉकवाइज को रोटेट किया, तो फिर इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ये यहां पे आ गया। तो ये ए बी वाला पार्ट आप देखो, तो ए बी वाला पार्ट इज गोइंग डाउन, जो सी डी वाला पार्ट है दैट इज कमिंग अप। आपने नेमिंग में आप उसको ए बी ले सकते हो, उसको सी डी ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बाद में क्या होगा उन पॉइंट्स को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जो ए बी वाला पार्ट ना दैट इज गोइंग डाउन, जो ए बी पार्ट है दैट इज गोइंग डाउन, जो सी डी पार्ट है दैट इज कमिंग अप, ठीक है। तो अब क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या क्राइटेरिया है, तो अभी इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करेक्ट, और जो थंब है ना, थंब क्या होगा, वो डाउन जा रहा है ना, तो थंब इसके हिसाब से ऐसे होगा, तो करंट देखो क्या होगा, बी टू ए सेगमेंट होगा। मैं इस हिसाब से बता रहा हूं, उसको फिर ना मैं नोटबुक के हिसाब से बता दूंगा। तो इसके लिए डाउन मतलब ये होगा, डाउन मतलब ये बोर्ड के अंदर होगा, बराबर। और ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करेक्ट, फोर्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो जो करंट होगा, जो मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा बी टू ए। अब वैसे ही अगर मैं ये वाले सेगमेंट को लूंगा, तो जैसे ये बी ए सेगमेंट डाउन जा रहा है, वैसे सी डी सेगमेंट अप आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा, अब वो अप आ रहा है मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो करंट देखो कैसे है, इस तरह से जा रहा है, तो ये होगा डी टू सी। बात समझ में आ रही है। अब इस पॉइंट को मैंने नोटबुक के हिसाब से पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो नोटबुक के हिसाब से देखो, तो ये जो है आपका पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, करेक्ट, और ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। तो अब अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें ना, यू कैन सी ना क्लॉकवाइज ऐसे, तो क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ए बी पार्ट इज गोइंग डाउन, बराबर। तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन ये ए बी पार्ट डाउन जा रहा है, ऐसे हो गया। तो अभी करंट कैसे होगा, ऐसे फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये ए और ये बी है, तो करंट का डायरेक्शन होगा बी टू ए हो जाएगा, दैट यू कैन सी। और जो सी डी सेगमेंट दैट इज गोइंग अप, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी, आपके साइड में डी है, इस साइड में सी है, उसके हिसाब से देख लो। डायग्राम को मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। मैग्नेटिक का डायरेक्शन ये है। अब क्या होता है कि फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स इज एक्टिंग अप फॉर द सी डी सेगमेंट, करंट कहां से फ्लो होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम डी टू सी। तो अब ना पहले रोटेशन बिगिनिंग में जब आप रोटेट कर रहे हो, तो करंट बी टू ए फ्लो होगा इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में डी टू सी फ्लो होगा। बट हमारा टास्क वो नहीं है, हमको क्या देखना है, हमको एक्सटर्नल डिवाइस में करंट कहां से फ्लो हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है ना, ये जो ब्रशेस है ना, ये पॉइंट को आप ध्यान देना, ये जो ब्रशेस है, ये किसके ब्रशेस है, कार्बन के होते हैं। ये जो स्लिप रिंग्स होते हैं ना, ये ब्रास का हो सकता है, इट कैन बी मेड ऑफ ब्रास, और ये हो सकता है मेटालिक रिंग, आप कंसिडर करो, ये मेटालिक रिंग्स है, ये दूसरे मेटल्स भी आप यूज कर सकते हो, ब्रास के होते हैं या कोई भी मेटालिक रिंग हो सकता है। और यहां पे जो ब्रशेस होते हैं ना, ये कार्बन के होते हैं। सो दीज आर द कार्बन ब्रशेस, सो कार्बन ब्रशेस। तो ये कार्बन ब्रशेस को क्या हमने प्रेस कर दिया है अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 फॉर द क्लोज कॉन्टैक्ट। अब यहां पर देख सकते हो इनके रोटेशन की वजह से करंट यहां पे ऐसा आ गया। तो ये देखो ना, आप ध्यान से देखना जरा, ये जो है ना ए बी वाला सेगमेंट है, वो आप पॉइंट को नोट करना, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो सी डी वाला सेगमेंट है वो किसको कनेक्टेड है, वो स्लिप रिंग R1 को कनेक्टेड है। बट जो ए बी वाला पार्ट है वो किसको कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग R2। तो अब ना ए बी से करंट आएगा, वो स्लिप रिंग R2 तक पहुंचेगा, R2 से वो क्या करेगा, वो करंट ऐसे जाएगा, है ना, बाहर निकलेगा यहां से, फिर वो R से पास होगा, फिर वो B1 ब्रश पे एंटर करेगा, B1 ब्रश से वो स्लिप रिंग R1 में एंटर करेगा, फिर R1 से होते हुए क्या होगा, ये BC सेगमेंट से होते हुए फिर वापस से कंटिन्यूटी फॉर्म करेगा, तो इट विल फॉर्म अ क्लोज सर्किट। तो यहां पे करंट कहां से कहां फ्लो होता है, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट हाफ रोटेशन, तो यहां पे ना फर्स्ट हाफ रोटेशन का मतलब क्या, तो आप समझ आओगे थोड़ी देर में। फर्स्ट हाफ रोटेशन, तो जब ना फर्स्ट हाफ रोटेशन हो रहा है, तो उस टाइम हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ना एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसमें करंट कहां से फ्लो हो रहा है, B2 से B1 की तरफ फ्लो हो रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हाफ रोटेशन के बाद, अभी देखो ना, समझने वाली बात आप देखो जरा, कि जैसे अभी ये देख लेना आप, ये पार्ट आप देख लो, यहां पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये क्या जा रहा है, आपसे अवे जा रहा है, ये आपसे अवे जा रहा है, ये आपके टुवर्ड्स, ऐसे समझो, ये वाला जो लाइन ड्रॉ पार्ट है वो आपसे अवे जा रहा है, और ये क्या होगा, ये वाला पार्ट आपसे टुवर्ड्स आ रहा है, बराबर। फिर इसके बाद जो लाइन ड्रॉ वाला पार्ट यहां आ गया, तो अब लाइन ड्रॉ वाला पार्ट आपके टुवर्ड्स आएगा और ये पार्ट आपसे अवे जाएगा। तो हाफ रोटेशन के बाद स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है।
मतलब हाफ रोटेशन के बाद ना जो आपसे अवे जा रहा था, हाफ रोटेशन के बाद आपके तरफ आने लगेगा, वे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पे हाफ रोटेशन स्टोरी क्या होगी कि जैसे ये हाफ रोटेशन हो जाता है ना, मतलब ये पूरा है, ये टर्न होगा, मतलब ये जैसे ए बी वाला पार्ट ऐसे है, ऐसे जब ये ऐसे हो जाएगा, तो अभी जो ए बी था ना इट वॉज गोइंग डाउन, इसके बाद ना ए बी विल स्टार्ट कमिंग अप। वो पॉइंट को रियलाइज करने की कोशिश करो कि अभी ऐसे पोजिशन में है, यहां तक तो ए बी डाउन जा रहा था, बट अब इसके बाद जब ए बी होगा तो इट विल स्टार्ट कमिंग अप। तो अभी बोला हाफ रोटेशन के बाद का सिनेरियो क्या हो जाता है, वो पार्ट पे नोटिस करो आप जरा। तो ये जो ए बी वाला पार्ट है, यहाँ पे ए बी वाला पार्ट है, और जो सी डी वाला पार्ट है मैंने ऐसे ले लिया। तो हमने क्या किया था, यहां पे मैंने क्या किया था, मैंने ना ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर से चीजों को आइडेंटिफाई किया। तो मैंने क्या देखा कि जो आर्मेचर जो सीडी वाला पार्ट है दैट इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग R1। तो मैं क्या करता हूं, वापस से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सिस ऑफ ये कॉइल मैंने बना लिया, ये वाले पार्ट को आप देखो, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं जो सीडी वाला पार्ट है, सीडी पार्ट, तो सीडी पार्ट इज व्हाट कनेक्टेड टू स्लिप रिंग R1, जो स्लिप रिंग R1 है उसको कनेक्टेड है, तो ये स्लिप रिंग R1 को कनेक्टेड है, क्लियर। और जो दूसरा पॉइंट है जो आपने लिया था राइट साइड में, देखो यहाँ पे ये जो है बी ए और ए बी वाला जो सेगमेंट है दैट इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग R2, उसमें कोई वेरिएशन नहीं। और जो कार्बन ब्रशेस है ना, कार्बन ब्रशेस आर फिक्स्ड, कार्बन ब्रशेस ना यहीं पे रहते हैं, कार्बन ब्रशेस फिक्स्ड होते हैं, ये खाली ना जो आपका जो स्लिप रिंग है ना ये रोटेट होता रहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है, समझो कि आप ये आपका कार्बन ब्रश है, ये आपका स्लिप रिंग है, कार्बन ब्रश यहाँ पे, तो क्या होगा ये यहां से देखो, ये देखो आप देखो कॉन्टेक्ट में ऐसे, इट विल कीप रोटेटिंग, आप ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, आपका हैंड रोटेट हो रहा है, यहाँ पे स्लिप रिंग आपका रोटेट होता रहेगा, लेकिन क्या होगा जो कार्बन ब्रश रहेगा वो फिक्स रहेगा जस्ट टू फॉर्म द कॉन्टेक्ट। तो कार्बन ब्रश उसी जगह पे पड़ा रहेगा जहां पे पहले था। तो ये जो है कार्बन ब्रश B1 है, इट विल बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द स्लिप रिंग R1, और जो कार्बन ब्रश B2 है, सो B1 स्लिप रिंग R1 के कॉन्टेक्ट में, B2 स्लिप रिंग R2 के कॉन्टेक्ट में, करेक्ट। अब क्या होता है यहाँ पे जो है वो भी अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हुआ है, आपने ऐसा नहीं, ये कैपिटल R। अब स्टोरी में ट्विस्ट क्या है उस चीजों को आप नोटिस करो। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है कि अब जो सीडी सेगमेंट है दैट विल स्टार्ट गोइंग डाउन और एबी सेगमेंट विल स्टार्ट कमिंग अप, ठीक है। सो अब स्टोरी का वही पैटर्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैसे है। अब जो सीडी सेगमेंट है दैट इज गोइंग डाउन, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, सी टू डी की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। और ये सेगमेंट में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, अब ये पर्टिकुलर पार्ट ना अप आ रहा है, तो मतलब बोर्ड से बाहर निकाला मैंने, तो करंट क्या हो गया, ए टू बी हो गया। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब कि जो इस साइड वाला पार्ट है दैट विल कीप गोइंग डाउन ना। अब कोई भी होगा, जैसा कि इस साइड में कल कोई भी पार्ट है दैट विल ऑलवेज कीप गोइंग डाउन, सो राइट एंड पे जो भी पार्ट आएगा दैट विल कीप गोइंग डाउन, और जो लेफ्ट एंड पे जो भी पार्ट होगा दैट विल कीप कमिंग अप। तो राइट में जो भी सेगमेंट होगा उसमें करंट हमेशा आपकी तरफ फ्लो होगा, और इस सेगमेंट में करंट हमेशा आपसे अवे फ्लो होगा। तो यहां पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहां पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब जो करंट का फ्लो कहां से होगा, सी टू डी हो गया सेगमेंट में, और अब यहां पे क्या होगा, ए टू बी हो गया, बट पहले उल्टा था, पहले डी टू सी था और बी टू ए था, यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया। अब हम ना एक्सटर्नल में, हमको ना अंदर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा फोकस है एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर। एक्सटर्नल डिवाइस हमारा क्या है, आर है। तो देखो करंट ना सीडी से आएगा, तो जो सीडी सेगमेंट है किसको कनेक्टेड है, सीडी सेगमेंट इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग R1। तो सीडी सेगमेंट यहां से यहां तक आया, तो मतलब ये सीडी सेगमेंट से स्लिप रिंग R1 में आएगा, स्लिप रिंग R1 अभी क्या है, यहां पे ब्रश B1 को कनेक्टेड है। तो अब यहां से करंट होके ना इस जगह पे आएगा, फिर वो एक्सटर्नल से होते हुए, ठीक है, एक्सटर्नल से होते हुए क्या होगा, वो B2 ब्रश तक पहुंचेगा, B2 ब्रश इज इन कांटेक्ट विद द स्लिप रिंग R2, फिर R2 से होते हुए वो कौन से सेगमेंट में जाएगा, AB वाले सेगमेंट में जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट हाफ रोटेशन B2 टू B1 है, तो जो सेकेंड हाफ रोटेशन है उसमें क्या हो रहा है, सेकेंड हाफ रोटेशन में जो करंट का फ्लो भी कहां हो गया, B1 टू B2 हो गया, समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट गेट रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट गेट रिवर्स्ड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है। अब ना करंट का डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज विच करंट, इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, and such current is called as alternating current, alternating current।
तो इसको हम ना ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होगा, करंट विच विल कीप चेंजिंग, मतलब जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, फिर मिनिमम होगा, जीरो होगा, ऐसे मतलब वैल्यूज उनके ना इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे। यहां पे जो ना एंगल का इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एरिया वेक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा, फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट क्या होता रहेगा, वेरी होता रहेगा। तो ये चीजें थी ना कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम आ जाते हैं वर्किंग पे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई रहेंगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डिवाइस का बेसिकली फंक्शन है। प्रिंसिपल इसका क्या है कि जब ना रेक्टेंगुलर कॉइल, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस ऑफ कॉइल इज perpendicular to magnetic field such that magnetic flux keep changing on this coil। तो उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा which will induce the current। अब आपको इसमें करंट मिल गया। अब इन्होंने क्या बताया कि ये जो है एबीसीडी ये आर्मेचर होगा। आर्मेचर इज नथिंग बट वो क्या है, एन टर्न से इंसुलेटेड कॉपर वायर का जो ना आपको एक सॉफ्ट आयरन फ्रेम के ऊपर आपको वुंड करके मिलेगा। और उसके बाद जो उनका एंड्स है वो स्लिप रिंग्स R1 और R2 को कनेक्टेड है। और क्या होता है कि ये शाफ्ट के थ्रू, ये शाफ्ट के ऊपर फिक्स्ड है, आर रिंग्स R1 और R2 फिक्स्ड ऑन द शाफ्ट एंड शाफ्ट कनेक्टेड टू द आर्मेचर का जो साइड्स और एंड्स, जिसके वजह से क्या होगा, जब रिंग रोटेट होगा तो क्या होगा, शाफ्ट रोटेट होगा, ये आर्मेचर रोटेट होगा। बट हमारा टास्क ये है कि आर्मेचर एंड रिंग्स आर कनेक्टेड, तो अगर आर्मेचर रोटेट हो रहा है तो रिंग को भी रोटेट होना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रशेस B1 B2 है, कार्बन ब्रशेस है विच आर pressed against this you can say slip rings R1 and R2 so that they can form a close contact, और उनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया B1 और B2 ब्रशेस को। तो अब क्या होता है, जब आप रोटेट करते हो तो रोटेशन हमने क्या किया, क्लॉकवाइज कंसीडर किया। जब आप क्लॉकवाइज रोटेट, वैसे जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ये बेसिकली ना वर्किंग का भी पार्ट आ जाता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग आल्सो। तो ये बेसिकली जो ये पर्टिकुलर पार्ट है इसको आप वर्किंग में कंसीडर कर सकते हो। This can be the part of working that for first half rotation coming from B2 to B1 and second half rotation के लिए B1 to B2। अब जो मैथमेटिकल पार्ट है हम उसमें फोकस करेंगे। तो ये ना कंस्ट्रक्शन आप कंसीडर, तो ये एसी जनरेटर का आपने क्या होता है वो बताया, आपने प्रिंसिपल बताया। यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करके मेंशन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर आएगा, कंस्ट्रक्शन में स्लिप रिंग्स के बारे में मेंशन कर सकते हो, फिर ब्रशेस के बारे में मेंशन कर सकते हो, और मैग्नेट के बारे में मेंशन कर सकते हो। मैग्नेट में क्या मेंशन करोगे कि अगर लो पावर एसी जनरेटर है तो आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हो, अगर हाई पावर एसी जनरेटर है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करोगे। ठीक है, अब हम उसको ना मैथमेटिकली करके भी देख लेते हैं कि मैथमेटिकली ये क्या होता है। वी हैव सीन, ये आपका ना रेक्टेंगुलर फ्रेम है या रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD है, इसको आपने मैग्नेट फील्ड के अंदर रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड। ये डायग्राम ना आपको डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमको ना यहाँ पे थीटा का मेंशन करना है कुछ, तो थीटा को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को देख लेते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, एज आई सेड ना कॉइल है, अगर आपका ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कॉइल ऐसे रोटेट हो रहा है, तो कॉइल अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अब कॉइल मान लो ऐसे टर्न होता रहेगा, उसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अब ये बोल रहे हैं इस फ्रेम में अगर आप कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल यू आर कंसीडरिंग दिस फ्रेम, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना इसके ऊपर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो हो सकता है इसका एरिया वेक्टर आपको ना कुछ इस डायरेक्शन में मिले, हो सकता है इसका एरिया वेक्टर आपको इधर कहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये टर्न हो गया ना, जैसे अब ये मान लो कि कॉइल अगर आप ऐसे हैं तो ये इस डायरेक्शन होगा, बट अगर मान लो कि कॉइल ऐसे टर्न हो गया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैंने स्केल के डायरेक्शन को ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, स्केल होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप इमेजिन करो कि ये ना ऐसे टर्न है, ये कॉइल ऐसे है, तो अब क्या कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, बराबर ना, परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये देखो, ये मार्कर के बीच में और स्केल के बीच में जो एंगल है वो थीटा होगा। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये आपका एरिया वेक्टर हो, ये एरिया वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, और ये जो पूरा सिस्टम है ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। हमने कैसे रोटेट करा है, क्लॉकवाइज विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक और चीज होता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर चेंज हो रहा है, क्योंकि ना उसका जो ओरिएंटेशन है कॉइल का वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि सिंस आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये बी ए हो गया, दिस व्हाट कॉस थीटा, बट एज फॉर वी आर अंडरस्टैंडिंग थीटा का वैल्यू यहां पे क्या है, ओमेगा टी है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये बी हो गया, ये ए हो गया, दिस व्हाट कॉस ओमेगा टी हो गया, दिस व्हाट इक्वल टू नंबर 1। तो अगर आपको फ्लक्स मिल गया है तो क्या मिलेगा आपको, ईएमएफ भी इंड्यूस होकर मिलेगा अगर क्लोज सर्किट है तो। सो अब आपको कौन सा लॉ आपको यूज करना है, तो लेंज लॉ बेटर ऑप्शन है हमारे लिए।
या फैराडेज लॉ से भी कर सकते हो, तो हमने लेंज लॉ से करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। तो फैराडेज लॉ में आप करोगे तो चीजें आपको मैग्नीट्यूड में मिलेगी, और इसमें क्या होगा, डायरेक्शन का कन्वेंशन वगैरह भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, दैट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ, दैट विल इंड्यूस करंट विल अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स और कॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है, आप इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर दो। सो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 2, तो क्या मिलेगा आपको, फिर आपको मिला ईएमएफ इज इक्वल टू ए माइनस डी बाई डी टी हो गया। फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू बी हो गया, ए हो गया, ए का होगा कॉस ओमेगा टी हो गया, करेक्ट। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये किसमें आएगा, ये वर्किंग में आएगा। इट कैन बी द पार्ट ऑफ वर्किंग। अगर आपको वर्किंग में बताना तो आप ऐसे बता सकते थे कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड, जो है ए बी पार्ट वाज गोइंग डाउन एंड सी डी वाज कमिंग अप, एज अ रिजल्ट करंट वाज फ्लोइंग बी टू ए एंड दिस इज डी टू सी, और यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में करंट बी वन ये बी टू बी वन जा रहा था। फिर आफ्टर हाफ रोटेशन, सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो वो पॉइंट आप मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या बताना है, कंस्ट्रक्शन में आपको आर्मेचर करंट बताना है, आपको मैग्नेट्स करंट बताना है कि कब आप अपना परमानेंट मैग्नेट यूज करोगे, कब आप अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करोगे। फिर आपको स्लिप रिंग्स के बारे में बताना है कि स्लिप रिंग्स किसको कनेक्टेड है, एंड्स ऑफ द आर्मेचर को कनेक्टेड है। फिर ब्रशेस के बारे में आपको बताना है कि ब्रशेस आर इन क्लोज कांटेक्ट, कार्बन ब्रशेस आर इन क्लोज कांटेक्ट of R1 and R2 when they are placed against slip rings। So ये पॉइंट आपका कंस्ट्रक्शन में कवर हो जाएगा। तो ये जो वर्किंग में जो मैंने पहले बताया था करंट का फ्लो, और ये पार्ट ये वर्किंग के पार्ट है। तो अभी ये होगा ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या होगा ना, रूल बहुत सिंपल सा है, आप टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात आपको ये लेना है कि cos ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बाकी सारे टर्म क्या है कांस्टेंट। वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया जो कॉइल का वो भी फिक्स है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या किया, ये बी ए ले लिया है, और यहाँ पे अच्छा एक और जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, अगर आप यहीं पे मेंशन कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बेटर होगा। हमने क्या कंसिडर किया था, फॉर एन टर्न्स, है ना, फॉर एन टर्न्स। ये तो फ्लक्स लिंक टू द वन कॉइल है ना, तो अभी आप मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो कि देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये बी हो गया, ये एन ए हो गया, ये एन हो गया, दिस व्हाट कॉस ओमेगा टी। तो अब आपको लिखना है फॉर एन टर्न्स, है ना। तो ये क्या है, बाद में फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। अगर आपको लेना है तो दिस यू कैन टेक एज क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने फ्लक्स निकाला लिंक टू द वन टर्न। तो एन टर्न के लिए क्या होगा, आपको मिलेगा बी ए एन कॉस ओमेगा टी। तो ये बेटर होगा कि हम जब भी यहां पे डिफरेंशिएट करें तो हम ना उसी वैल्यू को पुट करें। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए एन हो गया, दिस व्हाट कॉस ओमेगा टी हो गया। ऐसा क्लियर। अब क्या क्या कांस्टेंट है उन चीजों को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, एरिया वेक्टर कांस्टेंट होगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, अच्छा ये माइनस साइन जो बाहर आपको रखना है। अब आप किसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो, यहाँ पे यू आर एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग कॉस ओमेगा टी। तो ये डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा अब ये ना मैं पॉइंट आपको बता देता हूं, अगर जिन्होंने नहीं किया है या जिनको आइडिया नहीं है, नॉन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर मान लो साइन थीटा का आपने डेरिवेटिव लिया, साइन थीटा का डेरिवेटिव अगर आप लेते हो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी थीटा ऐसे है एग्जाम्पल के लिए, या नहीं तो आपने एक्स टर्म में ले लो, बेटर होगा क्योंकि आप यहाँ पे टाइम वगैरह ले लो, थीटा वगैरह नहीं देख रहे हो आप, तो एक्स के टर्म में ले लिया, या आप साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉस एक्स की डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बट अभी स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है, कब, जब ना यही स्टोरी को अगर हमने ना साइन एक्स की जगह साइन टू एक्स ले लिया, तो ये बोले डी बाई डी एक्स से आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, साइन टू एक्स का। ये बोले जो साइन टू एक्स है वो तो कॉस टू एक्स में बदल जाएगा, कॉस टू एक्स। आपको डेरिवेटिव किसका लेना था, एक्स का लेना था, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ है वैल्यू उसको आप क्या करो, बाहर मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं उतने डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, ये ना चेन रूल वगैरह वैसे करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट राइट आओ, क्योंकि आपने ना 11th में लर्न किया होगा इस कॉन्सेप्ट को, जब भी आपने ऑसिलेशन चैप्टर किया था ना, कि आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम जब आपने प्लॉट किया था, तो उस टाइम पे आपको इनकी जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव ऐसे हो जाएगा। बट अगर मान लो कि ये ना डी बाई डी एक्स है और मुझे किसका निकालना है, कॉस टू एक्स का निकालना है, तो ये क्या होगा, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन टू एक्स, फिर ये 2 विल कम आउटसाइड, ये माइनस साइन, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें वहां पे फॉलो करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
मैं इस जगह पे ही लिख देता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये ईएमएफ हो गया, आपको क्या मिला, माइनस मिला, ये बी मिला, ए मिला और एन मिला। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव, पहले तो क्या कॉस ओमेगा टी का होगा साइन ओमेगा टी, क्लियर। फिर आपने एक्चुअली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, उसके अलावा जो पार्ट है उसको बाहर निकालो, ओमेगा बाहर आ जाएगा, बट और क्या साथ में माइनस साइन आएगा। तो अब पूरे साथ में लिख लो, तो ई इज माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो एक होगा बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या होता है, ये बोल रहे ना ये ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये कब मैक्सिमम होगा, व्हेन विल बी दिस वैल्यू मैक्सिमम, ये पूरा इक्वेशन मैक्सिमम कब होगा, तो जब कोई भी वैल्यू ना ट्रिग्नोमेट्री के साथ में है, लाइक ना x tan x sin थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ना ये sin थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब मान लो x cos थीटा है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो अभी आपको लिखना है E इज इक्वल टू ई मैक्स, और उस वैल्यू को मैंने लिखा है ई नॉट, कब, फॉर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब अगर मान लो ना इस वैल्यू को मैं यहां पे रख दूं, तो इसको अगर आपको लेना है तो इसको आप ले लो, इक्वेशन नंबर 3 ले लो आप। तो आपने क्या किया, यहां पे ईएमएफ रखा, ये जो बैंड सॉरी ये क्या बोल रहे हैं कि ई का वैल्यू ई नॉट होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू का 1 होगा, तो मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू को 1 ले गया। यहाँ पे बी का वैल्यू बी होगा, ए का वैल्यू ए होगा, एन का वैल्यू एन होगा और ओमेगा होगा, बट ई का वैल्यू ई नहीं होगा, ई का वैल्यू होगा ई नॉट। तो अब आपको इससे पता चल गया कि मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू होगा बी ए एन, ये ओमेगा हो गया। इसको अगर आपको लेना है तो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या रिलेट कर सकते हैं हम लोग 4th एंड 3rd को, तो यहां पे बी ए एन ओमेगा के हमने क्या इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो अब ना मेरे हिसाब से इन डायग्राम से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब जो जरूरत थी वो फुलफिल हो गया। सो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो गया ये वैल्यू। सो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन 3rd, सो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3rd एंड व्हाट डू वी गेट। सो जो ईएमएफ का वैल्यू हो गया बैन ओमेगा, ये आपने क्या लिखा, ई नॉट लिखा, ये क्या होगा साइन ओमेगा टी, ऐसा क्लियर, ये पर्टिकुलर पॉइंट। अब बोलते हैं कि अगर मान लो ये ईएमएफ होता है जो जनरेटेड इन दिस यू कैन से एसी जनरेटर, तो यहां पे जो ना आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता, या तो जो वायर वगैरह उनका भी रेजिस्टेंस आप इमेजिन कर लो, तो कितना करंट उसमें से फ्लो होगा, तो फिर आप बताओगे देयरफॉर करंट। तो करंट का क्या फॉर्मूला है, सो करंट आई के लिए क्या होगा, वो होगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, जिसके अंदर से वो करंट फ्लो होगा। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या है, ये ई नॉट है साइन ओमेगा टी है, अपॉन क्या कैपिटल आर है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपको ना ई अपॉन आर का वैल्यू आई मिलता है, वैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आई की वैल्यू को आप आई रहने दो, यहाँ पे जो ई नॉट अपॉन आर की वैल्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई नॉट का वैल्यू होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो यू कैन मेंशन दैट आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी ई नॉट अपॉन कैपिटल आर, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका करंट का भी इक्वेशन हो गया फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट और ये क्या है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय यूजिंग एसी जनरेटर। तो ये क्या है ना, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी ही उसका सिग्निफिकेंस है कि ये ऑल्टरनेटिंग वैल्यू प्रोवाइड करेगा। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये ऑल्टरनेट वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो अब ये रीजन है जिसकी वजह से हम ना एसी जनरेटर को हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ना साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या करेंगे, वैल्यूज को हमेशा ऑल्टर करते रहेंगे। लाइक ना वो वैल्यूज ना आपको 0 मिलेगा, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, साइन 270 की वैल्यू -1 होगी, फिर साइन 360 की वैल्यू क्या होगी अगेन से 0। तो अब हम ना उसके ऊपर कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया मिला कि किस तरह से करंट और ईएमएफ ना ऑल्टर होते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम ना एक छोटा सा टास्क है उसको फॉलो कर लेते हैं। सो मैंने क्या किया यहाँ पे अगर आपको लेना है तो आप ले लो थीटा, थीटा के बाद आप ले लो यहाँ पे टी ले लो, कैपिटल टी भी चलेगा, फिर आप यहाँ पे ले लिया आपने साइन ओमेगा टी ले लो, और फिर लास्ट में अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो नेक्स्ट है आप लिख लो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इनका क्या यूज है वो पॉइंट भी आप देख लेना जरा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम ना एसी चैप्टर करेंगे, तो एसी चैप्टर में इन चीजों का अपने लेवल पे एक अलग इंपॉर्टेंस है, तो इन कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे उस चैप्टर में। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ना किस तरह से ये हमें ना
ऑल्टरनेट वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो उन चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। और कभी कभी एग्जाम में आता ना कि यू प्लॉट द ग्राफ फॉर द ईएमएफ वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। वैसे करंट है ना, वो तो हमें इस डेरिवेशन में निकालने की जरूरत थी ही नहीं, बट क्या है मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से करंट की वैल्यू भी मिल जाएगी अगर आपको ईएमएफ मिलता है तो अभी इन्होंने बताया थीटा का वैल्यू ना आप पहले 0 लेते हो, फिर आपने थीटा की वैल्यू 90 ले लिया है, फिर आपने एंगल 180 ले लिया है, फिर 270 ले लिया है, फिर 360 ले लिया है। ठीक है, और अगर आपको लेना है तो एक वैल्यू और ले लो, 450 की वैल्यू में ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 450 हो गया है। तो जैसे आपके इंफॉर्मेशन है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 270 की वैल्यू -1 होता है, 360 का वैल्यू 0 होता है, 450 का वैल्यू अगेन +1 होता है। तो ये एंगल आपको मिल कैसे रहा है, उन चीजों को भी जब हम देख लेते हैं कि जैसे अगर आपको याद होगा ना इस जनरेटर में हमने लिया ना, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये अभी जैसे ऐसा हो गया, तो जब ये ना रोटेट, या नहीं तो आप समझो इस तरीके से ले लो ऐसे, तो कॉइल रोटेट हो रहा है, तो मतलब ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में, तो ये क्या है 0 एंगल है, तो वैसे हो गया तो 90 हो गया। तो जब ये कॉइल रोटेट हो ऐसा गया तो क्या होगा, ये 180 हो गया, जब ऐसा हो गया तो क्या होगा 270 हो गया, वापस से रोटेट होकर उसी जगह गया तो 360 हो गया, फिर वहां से 450 होगा, इस तरीके से। तो इट्स रोटेटिंग, तो क्या होगा एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज हो रहा है। ठीक है, और वो किसके हिसाब से और चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से भी ना, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा रोटेशन होगा, तो वो 360 के ऑनवर्ड्स भी जा सकता है। तो अब ये बोल रहे हैं टाइम को अगर आपको देखना है तो टाइम का ग्राफ का क्या फंडा है कि अगर आपने ऐसे लिया ना, ये जो पॉइंट पे एंगल आपको ना 90 मिला, ये एंगल आपको कितना मिला 180 मिला, ये जो एंगल है आपको कितना 270 मिला, ये एंगल आपको 360 मिला। ठीक है, तो ये क्या होगा एक पूरा एक ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन का टाइम होता है कैपिटल टी, जो उसका हाफ टाइम पीरियड होता है उसके टाइम को बोलेंगे कैपिटल T/2, जब उसका भी हाफ लेंगे तो क्या होगा T/4। एक हिसाब से देखा जाए तो यहां से यहां तक का जर्नी ना वेरी हाफ, सिर्फ 90 डिग्री तक का जो साइकिल है जर्नी वो T/4 है। फिर उसके बाद क्या होगा, पहले 0 होगा, फिर जो वैल्यू हो क्या होगा T/4 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 2 टाइम्स T/4 होगा, 90 का 2 का 90 का दिला, वैसे T/2 का 2 टाइम्स क्या होगा T/2 हो जाएगा, T/4 का 2 टाइम्स, 2 टाइम्स T/4 तो क्या होगा 2 से कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स T/4, फिर 4 टाइम्स T/4 का 4T/4 क्या होगा वो T हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 टाइम्स T/4। तो अब ना इन चीजों का भी यहां पे देख लो, तो अगर ये साइन ओमेगा टी का वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 है तो यहां पे क्या होगा ये I0 प्लस हो जाएगा, जब ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, I0 का वैल्यू -I0 हो जाएगा, फिर ये 0 है फिर क्या होगा +I0 हो जाएगा। सिमिलरली हम ईएमएफ पे देख लेते हैं, तो पहला वैल्यू 0 होगा, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0, तो E0 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, सो E0 का तो E का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर बाद में कैसा होगा कि जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी तो E की वैल्यू E0 हो जाएगी +E0, फिर ये 0 होगा, फिर -E0 होगा, फिर ये 0 होगा, ये होगा +E0 हो गया। ठीक है, अब आप प्लॉट करके देख लेते हैं, या अगर आपको लेना है तो यहाँ पे एंगल आप 0 ले लिया आपने, ये 90 ले लिया आपने, 180 ले लिया, 270 ले लिया आपने, 360 ले लिया, और ये होगा 450 ले लिया आपने। या अगर आपको रिप्रेजेंट करना तो आप लिख सकते हो T/4, ये T/2 हो गया, दिस इज 3T/4, ये T हो गया, ये होगा 5T/4। तो ये मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ पे लिखा है, तो मैं क्या करूँ ब्लू मार्कर से ग्राफ बना देता हूँ, दैट विल बी बेटर। तो जब ना थीटा की वैल्यू 0 है, ये 0 एंगल है, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो आई का वैल्यू क्या है, या ईएमएफ की वैल्यू देख लेते हैं। जब थीटा का वैल्यू 0 है तो ईएमएफ का वैल्यू 0 है, तो थीटा की वैल्यू 0, ईएमएफ की वैल्यू 0। जब थीटा का वैल्यू 90 है तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है E0 है, थीटा का वैल्यू 90 तो ये E0 है, ये E0 होगा, ये -E0 हो गया, करेक्ट, तो 90 पे ये E0 हो गया। फिर उसके बाद जब भी 180 है तो भी क्या होगा ये 0 हो गया, 180 पे 0 हो गया। ठीक है, 270 पे क्या हो गया -E0 हो गया, 270 पे -E0, तो 270 पे -E0। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना, प्रॉपर मेजरमेंट से। फिर 360 पे 0 मिलेगा। ठीक है, और 450 पे क्या मिला आपको, 450 पे E0 मिलेगा +E0। ये ग्राफ आपका ऐसा हो गया। ठीक है, ये ग्राफ का पैटर्न देख के लग रहा है आपको, ये चेंज हो रहा है 0 से फिर प्लस, फिर 0 फिर माइनस, यही हो गया ऑल्टरनेट वेरिएशन। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब करंट के भी केस में वही होगा ना, देखो करंट का भी वेरिएशन उसी हिसाब से होगा, तो पहले जो वैल्यू होगा ये 0 होगा, यहां पे लिखना तो ये T/4 हो गया, ये T/2 हो गया, दिस इज व्हाट 3T/4 हो गया, दिस इज T एंड दिस इज व्हाट 5T/4 हो गया। ठीक है, प्रॉपर स्लैश दे देता हूं मैं। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, तो जब भी वहां पे 0 की वैल्यू है तो ये भी 0 है, और 90 के लिए आई का वैल्यू क्या है +I0 है ना, यहां पे ऐसे, और T/2 के लिए क्या है I0 का वैल्यू 0 है, फिर इसके लिए क्या है माइनस है, फिर ये 0 है, फिर ये वापस है प्लस,
तो इसके लिए आपको ग्राफ इस तरीके से मिल गया। एक हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों ग्राफ का पैटर्न ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये भी साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी। इसको हम बोलते हैं फेज। जब दो चीजें सेम फेज में होती है तो उनका जो डायरेक्शन होता है, उनका पैटर्न होता है, वो क्या होता है, कॉमन होता है। देयर विल नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ वेरिएशन। तो ये हो गया ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है कि एसी जनरेटर की जो भी ईएमएफ या आपको करंट मिलेगा वो क्या होगा, ऑल्टरनेट पैटर्न में मिलेगा। इसके लिए ना हम एसी जनरेटर को ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। अच्छा, एक और था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इसको ना एक और क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। तो एक होता है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और अ रोटेटिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपको लिखना। तो अगर एक कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसका आपको डेरिवेशन करना है। तो एसी जनरेटर हो या क्वेश्चन रोटेटिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस का क्वेश्चन पूछा हो, तो दोनों के आपको सेम डेरिवेशन करना है। देयर इज नो वेरिएशन। तो यहां पे थ्योरेटिकली ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।